So hello students, welcome to my channel Unique Literature World Study. I hope you all are well and you are preparing for your upcoming UGC GIC exams. So today I have brought practice mock test for all of you. This is helpful for any competitive exam of English literature, either UGC NET or GIC lecturer etc. So this will be series. I will bring this video like series वाइज मैं आपको ये वीडियो पूरा कराऊंगी। यानी डेली हम क्या करेंगे, इस पे मॉक टेस्ट करेंगे, जिससे आपका जितना भी आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए और जो भी आपने नहीं पढ़ा उसको भी आप क्वेश्चन के जरिए सॉल्व कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। देखिए ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है, ये अभी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है 9 मई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ अभी जो जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ है 31 मई को, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये पूछा गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये रिपीटेड टॉपिक्स है, यानी कम से कम 10-15 बार तो यूजीसी नेट इसको पूछ ही चुका है। साथ ही साथ जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आता है। और आप सबको पता ही होगा कि आपको बस सिलेबस नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ आपको जो सिलेबस प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा राइटर से भी क्वेश्चन दे रहे हैं जो सिलेबस से बाहर हैं। तो आज हम इसमें सारे लिटरेरी थ्योरीज, लिटरेचर्स, इंडियन अमेरिकन सब कवर करेंगे। सीरीज़ हम इस सीरीज़ में धीरे धीरे पूरा कवर करेंगे। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने टर्म कॉइन्ड किया? तो ये है करेक्ट आंसर जॉन कीट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए। नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स, और इन्होंने ये क्या है, एक लेटर के जरिए इन्होंने लिखा है। जॉन कीट्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इन अ लेटर्स टू हिज ब्रदर इन 1817। ये भी डेट भी याद रखिएगा। जॉन कीट्स ने ये जो कंसेप्ट नेगेटिव कैपेबिलिटी का दिया है एक लेटर के जरिए, जो इन्होंने अपने ब्रदर जॉर्ज कीट्स को लिखा था। इनके बड़े भाई थे जॉन कीट्स, उनको इन्होंने ये लिखा था। कब लिखा था? 1817 में ये लिखा था, याद रखिएगा। अभी एग्ज़ाम में तो यही एग्जैक्ट पूछा ही था कि नेगेटिव कैपेबिलिटी किसके लिए लिखा गया जॉन डॉन के द्वारा, तो उनके भाई जॉर्ज कीट्स के लिए लिखा गया। कब? 1817। He defined it as the ability to remain in. He defined it as the ability to remain in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. ये आप लोग याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट फॉर नेट क्यों है? एसोसिएटेड विद रोमांटिक इमेजिनेशन। आपको पता है कि जिस नेट में किसी भी एज से आए या ना आए, लेकिन रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो ये है कि रोमांटिक इमेजिनेशन से एसोसिएटेड है, और सेकेंड है कि अपोजिट ऑफ रेशनल सर्टेनिटी। रेशनल सर्टेनिटी की क्या है? ये अपोजिट है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस इज एसोसिएटेड विद। एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस किसने टर्म कॉइन किया है? रोलैंड बार्थेस ने, हैरोल्ड ब्लूम ने, नॉर्थन फ्राई में या फिर डेरिडा ने? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैरोल्ड ब्लूम ने। ये एग्ज़ाम में अभी मेरा जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था तब ये क्वेश्चन पूछा था। मैंने 2025 में जून में एग्ज़ाम पास किया यूजीसी नेट का, तब इस क्वेश्चन पूछा था। देखिए जो द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस है, इससे हैरोल्ड ब्लूम ने क्या किया है? टर्म कॉइन किया है। किसमें? इनके बुक का नाम है इन द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस 1973। याद रखिएगा पब्लिकेशन डेट, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पब्लिश आता है ना अरेंज करने के लिए। तो 1973 में ये एक टर्म कॉइन किया गया था हैरोल्ड ब्लूम के द्वारा। वो क्या करते हैं? आर्ग्यूज दैट पोएट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ दियर लिटरेरी प्रोसीजर्स। और इसके की टर्म क्या है? स्ट्रॉन्ग पोएट्स। याद रखिएगा इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग पोएट्स क्या है? मिस रीड्स अर्लियर पोएट्स टू क्रिएट ओरिजिनलिटी। जो स्ट्रॉन्ग पोएट होते हैं वो अर्लियर पोएट को मिस रीड करते हैं ओरिजिनलिटी क्रिएट करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग पोएट भी इसी टाइम से एसोसिएटेड है।
क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन अपीयर्स इन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किस में अपीयर्स होता है? टिंटर नेवी, ओ टू ड्यूटी, माई हार्ट स्लीप अप और प्रील्यूड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, माई हार्ट स्लीप्स अप। और याद रखिएगा जो ओड टू ड्यूटी इनका है वर्क, ये इसका जो एपिग्राफ लिया गया है वो इसी चैप्टर से लिया गया है, माई हार्ट लिफ्ट्स अप। सॉल्यूशन देख लेते हैं। आंसर सी, द लाइन एक्यूर्स इन द पोएम माई हार्ट लिफ्ट्स अप बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके राइटर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका मीनिंग क्या है? एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्डहुड शेप अडल्ट पर्सनालिटी, यानी जो हमारे चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होता है वो हमारे एडल्टहुड की पर्सनालिटी को क्या करता है? शेप देता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु क्वाइंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसने टर्म क्वाइन किया? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जीडीसी जीआईसी सभी एग्जाम में। तो आई रिचर्ड्स, एलियट्स, टीएस एलियट्स, या फिर लेविस या फिर ब्रूक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टीएस एलियट। अब ये एक बुक है इनका, द मेटाफिजिकल पोएट्स, इन्होंने लिखा है, उसमें सारे मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में उन्होंने बात किया, उसमें इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। T.S. Eliot used the term in essay Hamlet and his problem. सॉरी, ये जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है ये हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इनका वर्क है, उसमें ये टर्म क्वाइन किया गया है। और डिफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशन आर इवेंट्स दैट इवोक्स अ पार्टिकुलर इमोशन इन द रीडर। सॉरी, मैंने आपको बताया कि मेटाफिजिकल पोएट्स से टर्म क्वाइन किया गया, बट ये हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम से लिया गया। मेरे ध्यान से थोड़ा वो हो गया था, आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द गोल्डन नोटबुक। ये जो वर्क है द गोल्डन नोटबुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे किसने लिखा है? तो इसे डोरिस लीसिंग ने लिखा है। देख लेते हैं। डोरिस लीसिंग पब्लिश द गोल्डन नोटबुक इन 1962। कब ये बुक पब्लिश हुआ है? ये भी याद रखिएगा, 1962 में पब्लिश हुआ है। किसके द्वारा? डोरिस लीसिंग के द्वारा। और ये इनके इसमें थीम क्या है? फेमिनिज्म है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, पॉलिटिक्स है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल्फ है। ये सारे इसमें मेन थीम्स है, और थीम से भी तो क्वेश्चन आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु सेज आई एम नॉट व्हाट आई एम। ये हैमलेट का एक वर्क है ओथेलो, उसमें ये लाइन बोली जाती है, आई एम नॉट व्हाट आई एम, यानी मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ। तो ये किस में बोली जाती है? हैमलेट में, मैकबेथ में, यागो में। कौन बोलता है? हैमलेट, मैकबेथ, यागो या फिर किंग लियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। देखिए, द स्टेटमेंट एक्यूर्स इन ओथेलो। ओथेलो जो इनका वर्क है, ट्रेजिडी प्ले है, उसमें इन्होंने ये लाइन बोला गया किसके द्वारा? यागो के द्वारा। यागो डिस्क्रिप्टिव नेचर के बारे में ये बताया गया है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट पैराडाइज गॉड्स डिक्लेरेशन। ये क्या करता है? गॉड्स के डिक्लेरेशन को पैराडाइज करता है। आई एम व्हाट दैट आई एम, आई एम दैट आई एम। इसका यह क्या है? अगेंस्ट है, मतलब इसके अपोजिट इन्होंने ये बोला है, आई एम नॉट व्हाट आई एम। एग्जाम में इसी टाइप से, यूजीसी नेट में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि ये वर्क कब पब्लिश हुआ है, आपको उसको क्रोनोलॉजी दे देगा, या फिर इसके बारे में दे देगा कि ये टर्म किसने, मतलब ये लाइन किसने बोली है और इसका मतलब क्या है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ? इट पैराडाइज गॉड्स डिक्लेरेशन आई एम दैट आई एम। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाई। ध्वनि थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया है? तो आपको पता ही है किसने किया है? आनंदवर्धना ने। भरत मुनि ने क्या किया है? नाट्यशास्त्र लिखा है। तो देखिए, आनंदवर्धना एक्सप्लेन द थ्योरी इन ध्वन्य लोका। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी एग्जाम में टर्म पूछता है, मतलब मैच करने के लिए देता है। और मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब भी ये आया था, ध्वन्य लोका किसने टर्म क्वाइन किया है, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है। आर्थर और उसके वर्क को मैच करना रहता है ज़्यादातर इस टाइप के वर्क में। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि मतलब सजेशन। एंड अकॉर्डिंग टू हिम,
ध्वनि बराबर सजेशन होता है, तो अकॉर्डिंग टू हिम सजेस्टेड मीनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन लिटरल मीनिंग। यानी आनंदवर्धना जो ये टर्म कॉइन किया है, ध्वनि थ्योरी जो दिया है आनंदवर्धना ने ध्वन्यालोका में, तो उन्होंने क्या कहा है, सजेस्टेड मीनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सजेस्टेड मीनिंग। हु इज़ द लीडिंग न्यू हिस्टोरिस्ट? इसमें न्यू हिस्टोरिस्ट कौन है, इसमें से मेन कौन है न्यू हिस्टोरिस्ट? फर्डिनेंड सोशर, रोमन जैकबसन, ईगल्टन या फिर स्टीफन ग्रीनबाल्ट। तो आपने पढ़ा तो है, तो आपको पता ही होगा कि इसके टर्म किसने तो कॉइन किया था न्यू हिस्टोरिसिज्म का, तो स्टीफन ग्रीनबाल्ट ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टीफन ग्रीनबाल्ट फाउंडेड न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म को फाउंड इन्होंने किया था। कोर आइडिया इनका क्या था इसमें, लिटरेचर एंड हिस्ट्री शेप ईच अदर। जो हिस्ट्री और लिटरेचर होता है वो दोनों आपस में मिलकर क्या कहते हैं, एक दूसरे को शेप देते हैं, एक क्रिएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस इज एसोसिएटेड विद। देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे यूपीटीजीटी का, पीजीटी का, जीआईसी लेक्चरर का या फिर एमपीपीएससी का, कोई भी आप लिटरेचर का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें डेरिडा से क्वेश्चन जरूर आता है, और इन्होंने जो टर्म कॉइन किए हैं उससे क्वेश्चन आता है। इन्होंने बहुत से टर्म कॉइन किए हैं, जैसे लोगोसेंट्रिसिज्म और डिफरेंस, अफोरिया, बहुत सारे इन्होंने टर्म कॉइन किया गया है, और हर एग्ज़ाम में इनसे मतलब इनके अलग अलग टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो सी है, डेरिडा। ये हमारे डिस्कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। डिफरेंस इज एसोसिएटेड विद, इन्हीं से एसोसिएटेड है। और इसका मीनिंग क्या होता है देख लेते हैं। लैंग्वेज नेवर गिव्स अ फिक्स्ड मीनिंग। इन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज होता है कभी भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, यानी हर चीज़ का एक सेंटर होता है और उस सेंटर से दूसरा चीज़ जुड़ा होता है, यानी कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, एक जगह क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता। मीनिंग इज़ कॉन्स्टेंटली डिफर्ड, यानी जो मीनिंग होता है वो हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट रहता है। फाउंडेड ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, इन्होंने क्या किया, फाउंडेशन, डिकंस्ट्रक्शन को क्या किया, फाउंडेड किया। क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म किसने लिखा, होमी के भाभा, गैत्री स्पिवक, एडवर्ड सईद या फिर फ्रेंच फैनन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एडवर्ड सईद। और ये कब लिखा गया, 1978 में लिखा गया। कब लिखा गया, 19, इसका पब्लिकेशन डेट हमेशा मैच करने के लिए देता है, 1978 में इसको लिखा गया है, याद रखिएगा। इसमें ईस्ट और वेस्ट के बारे में बताया, यानी वेस्ट जो होते हैं वो ईस्ट को इरेशनल समझते हैं और गवार समझते हैं, इलिटरेट समझते हैं, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, एडवर्ड सईद पब्लिश्ड ओरिएंटलिज्म इन 1978 में ये वर्क पब्लिश हुआ। मेन आर्गूमेंट क्या है इसका, द वेस्ट कंस्ट्रक्टेड एन इमेज ऑफ द ईस्ट टू जस्टिफाई डोमिनेशन। जो वेस्ट लोग हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं, उन्होंने ईस्ट के बारे में एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया है कि हाँ हम लोग सुपीरियर है, हम लोग लिटरेट हैं, और जो ईस्ट वाले लोग हैं यानी जो ईस्टर्न लोग हैं वो क्या हैं, वो इरेशनल है, अनसुपीरियर है, इलिटरेट है। उन्होंने क्या किया, एक अपनी डोमिनेशन को बचाने के लिए एक जस्टिफिकेशन दे दिया है कि हम उन्हें पढ़ाते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, इस टाइप का। फाउंडेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, ये क्या है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का वर्क है, याद रखिएगा। इसमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। ये जो टर्म है और उसको कॉइन किसने किया है वो इसमें पूछा गया है। तो लेकिन मिरर स्टेज, अल्थुसर, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, ग्राम्सी, एंटोनियो ग्राम्सी, हेजमनी एंड भक्तिन डायलोजिज्म। तो ये का सारा करेक्ट ही है, ए का बी, 2 का सी और 3 का ए और 4 का डी। सॉरी, इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है, इसमें सारा सही है।
मैच द फॉलोइंग, ए का ए ही होगा, बी का बी, दूसरे का बी ही होगा, सी का 3 का सी ही होगा और डी का 4 ही होगा। तो इसमें गलत ऑप्शन दिया है, इसको मैं कट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ थिंकर दिए गए हैं, उनके कंसेप्ट दिए गए, लेकिन मिरर स्टेज इन्होंने टर्म कॉइन किया, एल्थुसर आईएस यानी आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, ग्राम्सी ने हेजमनी का टर्म कॉइन किया है और भक्ति ने डायलॉजिज्म का दिया है। तो दिस इज, देखिए मैंने यहाँ पर नोट भी किया, दिस इज फेवरेट नेट मैचिंग क्वेश्चन, नेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट अ ग्रामर ऑफ मोटिव्स। ग्रामर ऑफ मोटिव्स किसने लिखा, ये देखिए हमारे लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चन है। केनिथ बर्ग ने, एम्पसन ने, एलियट ने या फिर अब्राहम ने। तो इसका ऑप्शन है ए, केनिथ बर्ग ने ये लिखा है। केनिथ बर्ग डिवेलप्ड ड्रामाटिज्म, इन्होंने क्या किया, ड्रामाटिज्म डिवेलप्ड किया। इसमें क्या है, एक्ट, सीन, एजेंट, एजेंसी, पर्पज, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किसने किया था, फ्रूड ने, विलियम जेम्स ने, जंग ने या फिर बेर्गसन ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स ने। हेनरी जेम्स के ये भाई हैं, याद रखिएगा, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कॉइन्ड द फ्रेज इन साइकोलॉजी, इन्होंने साइकोलॉजी की एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। लेटर यूज्ड बाय, इसे बाद में किसने यूज किया, जेम्स जॉयसी ने, वर्जीनिया वुल्फ ने, डोरोथी रिचर्डसन ने। ये सारे राइटर जो है इन्होंने इसका बहुत यूज़ किया, जैसे वर्जीनिया वुल्फ का हो गया, मिसेस डेलोवी हो गया। तो इसमें हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखने को मिलता है। और ये याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से राइटर है जो इससे एसोसिएटेड नहीं है। 3-4 राइटर दे देते हैं, उसमें पूछते हैं कौन सा ऐसा राइटर है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से एसोसिएटेड नहीं है। तो जैसे जेम्स जॉयसी है, वर्जीनिया वुल्फ है, डोरोथी रिचर्डसन, ऐसे 3 ऑप्शन देगा और एक दे देगा शेक्सपियर या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपको उसको याद रखना है कि किसने टर्म कॉइन किया, उसको पॉपुलराइज किसने किया, ये भी याद रखना है। ये टर्म कॉइन किया है विलियम जेम्स ने, लेकिन इसको बाद में यूज़ किया है जेम्स जॉयसी ने, वर्जीनिया वुल्फ ने, डोरोथी रिचर्डसन ने। और इंडियन राइटर है जैसे हो गए हमारे अनीता देसाई, उन्होंने भी अपने वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थर ऑफ द व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर किसने लिखा है वर्क, विक्रम सेठ ने, अमिताभ घोष ने, अरविंद अगीदा ने या फिर रोहिंटन मिस्ट्री ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरविंद अगीदा ने लिखा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरविंद अगीदा won the Booker Prize for this novel in 2008, यानी 2008 में इनको इस वर्क के लिए बुकर प्राइज़ मिला। ये भी एग्ज़ाम में आता है, जैसे अजर्सन रीजन में क्वेश्चन दे देता है कि द वाइट टाइगर इज़ रिटन बाई, हमारे असर्सन में दे देगा ए में कि वाइट टाइगर इज़ रिटन बाई अरविंद अगीदा, और उसमें रीजन में दे देगा ही गॉट बुकर प्राइज़ फॉर दिस नोवेल इन 2008। अगर 8 दिया रहेगा तो ऑप्शन सही रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। इसका मेन थीम क्या है, करप्शन है, सोशल इनइक्वालिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप है। क्या है, करप्शन है, सोशल इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मिसेस डेलोवी सेड शी वुड बाई द फ्लावर्स हरसेल्फ। मिसेस डेलोवी ने कहा कि वो खुद से ये फ्लावर खरीदेंगी। दिस इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ, इसका ओपनिंग लाइन क्या है, टू द लाइट हाउस, मिसेस डेलोवी, ऑरलैंडो या फिर जैकब्स रूम। तो ये मिसेस डेलोवी के वर्क से ही लिया गया है। देख लेते हैं। मिसेस डेलोवी begins with his famous सेंटेंस, इसमें फेमस सेंटेंस यूज होता है। टेक्निक्स है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, डेथ ऑफ द ऑथर बिलोंग टू। डेथ ऑफ द ऑथर जो है वो किससे बिलोंग करता है, तो आपको पता ही है, रोलैंड बार्था ने इसको लिखा है।
रोलैंड बार्थ्स जो है वो आर्ग्यूड दैट मीनिंग बिलोंग टू रीडर नॉट ऑथर्स, यानी जो मीनिंग है किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी वर्क का, वो रीडर से बिलोंग करती है, ना कि आथर्स के। यानी जो उसका मेन जो उसका मीनिंग निकालते हैं वो कौन निकालते हैं? रीडर निकालते हैं। ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट नेट थ्योरी क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाज डेवलप्ड बाय। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसने डेवलप्ड किया है? लीविस ने, रिचार्ड ने, एलियट ने या फिर इम्पसन ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आइए रिचार्ड्स ने इसको टर्म क्वाइन किया है। इनके बुक का नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। इसमें इन्होंने क्लोज रीडिंग टेक्निक्स का यूज किया है, डेवलप किया है। लैंग एंड पैरोल वेयर प्रपोज्ड बाय। लैंग एंड पैरोल किसके द्वारा किया गया है? तो वो है हमारे फर्डिनांड डे शॉसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, लैंग मतलब होता है लैंग्वेज सिस्टम। एग्जाम में हर बार ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है। आप कोई भी मतलब किसी भी ईयर का पेपर उठा कर देख ले, उसमें लैंग या पैरोल से क्वेश्चन तो जरूर ही आया है। लैंग्वेज सिस्टम। सो क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा लैंग एंड पैरेल वेयर प्रपोज्ड बाय। तो इन्होंने फर्डिनांड डी शॉसर ने इस वर्ड को इस टर्म को पॉपुलराइज किया है। और लैंग मतलब होता है लैंग्वेज सिस्टम, पैरेल मतलब होता है एक्चुअल स्पीच। क्वेश्चन नंबर 19, हु रिसीव द नोबेल प्राइज अमॉन्ग दीज एंड रोट द वेस्टलैंड। इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिन्होंने नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज भी जीता और साथ ही साथ उन्होंने वेस्टलैंड लिखा? तो वेस्टलैंड के राइटर हैं टी.एस. एलियट और इनको 1948 में नोबेल प्राइज मिला था, ये भी याद रखिएगा। टी.एस. एलियट रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948। 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। मेजर वर्क्स इनके क्या है? द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग्स ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक और एक है इनका 4 क्वार्टर्स। इसमें 4 इनके वर्क है 4 क्वार्टर्स में। जो 4 क्वार्टेट्स है इसमें इनके 4 वर्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु रोट द मिरर एंड द लैम्प। मिरर और लैम्प किसने लिखा है? अब्राहम, एम.एच. अब्राहम ने, नॉर्थन फ्राई ने, ब्रूक्स ने या फिर लेविस ने? तो इसके ऑप्शन है ए, अब एम.एच. अब्राहम ने ये वर्क लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारा जो वर्क है ये लिंग्विस्टिक्स से एसोसिएटेड है। एम.एच. अब्राहम्स क्लासिफाइड लिटरेचर थ्योरीज इनटू। जो एम.एच. अब्राहम है इन्होंने लिटरेचर थ्योरी को 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। पहला है मिमेटिक, दूसरा है प्रैग्मेटिक, तीसरा है एक्सप्रेसिव, चौथा है ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा, ऑप्शन में देगा कि इसमें कौन सा नहीं है, तो ये चारों है, इसके अलग से जो ऑप्शन है वो नहीं है। दिस क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड यूजीसी नेट क्वेश्चंस। ये जीआईसी वालों के लिए भी है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे वो यूजीसी नेट के लेवल के ही हो रहे हैं, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हु कॉल्ड पोट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इसको मैंने पहले भी कराया था अपने मॉक टेस्ट में। तो ये है ऑप्शन बी, वर्ड्सवर्थ रोमांटिक इसके राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन द प्रीफेस टू लीकर बैलेट्स विलियम मोर्सवर्थ डिफाइंस पोट्री एज। अपने इनका जो प्रीफेस आया था लीकर बैलेट्स का सेकंड एडिशन 1800 में, तो उसमें इन्होंने ये टर्म क्वाइंट किया है, मतलब ये लाइन बोली है अपनी पोट्री को डिफाइन करने के लिए। क्या है? द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ऑरिजिन from emotion recollected in tranquility. This is the cornerstone of romantic literary theory. ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसने लिखा है? आपको पता है कि ये किसने लिखा है? एस.टी. कॉलरिज ने। और इसमें कितने चैप्टर हैं? टोटल 23 है चैप्टर्स हैं, और साथ ही साथ इसको 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है।
और ये भी क्या है, लिरिकल बैलेट्स के कोलैबोरेटेड राइटर है जिन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ कोलैबोरेशन में लिरिकल बैलेट्स लिखा था। लिरिकल बैलेट्स में इनके टोटल 5 पोएम्स थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसका इनका फुल नेम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, रोट बायोग्राफी लिटरेरिया इन 1817 में ये वर्क लिखा गया है। इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं। इनके कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी। अभी जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें ये आया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में आया था क्वेश्चन। आप लोग चाहे तो पेपर भी देख सकते हैं। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हूँ। पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये है पीवी शैली का एक वर्क है, डिफेंस ऑफ पोएट्री। डिफेंस ऑफ पोएट्री में इन्होंने ये टर्म क्वाइन किया है। और डिफेंस ऑफ पोएट्री ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये मतलब एक राइटर थे, उन्होंने कुछ वर्क लिखा था, कौन सा वर्क में लिखा था और उसकी रिस्पॉन्स में पीवी शैली ने ये टर्म क्वाइन किया है, मतलब ये कहाँ है। डिफेंस ऑफ पोएट्री वर्क लिखा है और इसके मतलब किसके रिस्पॉन्स में लिखा, ये आपको बताना है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक वर्क है एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री या फिर डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये लिखा है हमारे फिलिप सिडनी ने, लेकिन डिफेंस ऑफ पोएट्री ये लिखा है हमारे पीवी शैली ने, ये याद रखिएगा। विच एज इज कॉल्ड इन एज ऑफ ड्राइडन, इसमें से कौन सा एज है जिसे एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं, तो एक ही एज है, वो है रिस्टोरेशन। द रिस्टोरेशन पीरियड 1660 1660 से लेकर 1700 यानी 1700 तक एज ऑफ ड्राइडन जाना जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज डोमिनेंस इन पोएट्री, ड्रामा एंड क्रिटिसिज्म, क्योंकि उन्होंने इस पीरियड में बहुत सारा लिटरेचर में योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इसको रिस्टोरेशन एज को 1660 से 1700 तक के जो एज है उसको एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हु रॉट एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। अभी मैंने आपको बताया अ डिफेंस ऑफ पोएट्री अगर आए तो वो है पीवी शैली, लेकिन अगर आया एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री या फिर अ डिफेंस ऑफ पोएजी, याद रखिएगा अ डिफेंस ऑफ पोएजी, इसके 2 टाइटल हैं, एक है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, एक है अ डिफेंस ऑफ पोएजी। तो इसके राइटर हैं सिडनी। फिलिप सिडनी डिफेंस पोएट्री अगेंस्ट प्यूरिटन अटैक्स, प्यूरिटन अगेंस्ट के मतलब डिफेंड में इन्होंने ये वर्क लिखा है। और ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा है, तो स्टेफन गूस थे एक, इन्होंने लिखा था एब्यूज ऑफ पोएट्री, उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखा है पोएट्री टीचेस एंड डिलाइट सिमुलेंटली, यानी जो पोएट्री होती है वो टीच भी करती है और डिलाइट भी करती है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, which work begins with of man's first disobedience। आपको पता ही है कि ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस पैराडाइज लॉस्ट का ओपनिंग लाइन है। The opening line of Paradise Lost is of man's first disobedience and the fruit. The epic deals with the fall of man। ये जो एपिक वर्क है ये fall of man के बारे में बताया गया है कि मैन का फॉल कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, who coined the term disassociation of sensibility। ये जो वर्क है ये टी.एस. एलियट का टर्म क्वाइन किया गया है मेटाफिजिकल पोएट्री में। अभी मैंने आपको बताया था ना ऑब्जेक्टिव और रिलेटिव, वो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम का था, लेकिन ये जो वर्क है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये है मेटाफिजिकल पोएट्री में। T.S. Eliot argued that after the metaphysical poets thought and feelings became separated। T.S. Eliot ये मतलब आर्ग्यू करते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे जॉन डन और अब्राहम कॉली, तो ये सारे जो राइटर्स थे मेटाफिजिकल पोएट्स के बाद जो थॉट और फीलिंग्स है वो क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। दिस आइडिया अपीयर्स इन हिज एसे ऑन द मेटाफिजिकल पोएट्स, यानी मेटाफिजिकल पोएट्स इन्होंने एक वर्क लिखा है, उसमें इन्होंने ये टर्म क्वाइन किया है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, याद रखिएगा। स्वीटनेस एंड लाइट इज एसोसिएटेड विद,
स्वीटनेस एंड लाइट, ये जो टर्म, ये जो कीवर्ड है याद रखिएगा, कहीं भी आपको एग्जाम में देख लिया स्वीटनेस एंड लाइट तो हमारे एक ही राइटर वो है मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विक्टोरियन एज के राइटर हैं ये। मैथ्यू अर्नोल्ड यूज द फ्रेज कल्चर एंड एनार्की। एक कल्चर एंड एनार्की इनका वर्क है, क्रिटिकल वर्क है, उसमें इन्होंने ये टर्म क्वाइन किया है स्वीटनेस एंड लाइट। मीनिंग क्या है? कल्चर शुड प्रोमेट इंटेलेक्चुअल एंड मोरल एक्सीलेंस। जो कल्चर है उसे इंटेलेक्चुअल और मोरल एक्सीलेंस क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, हु रोट द सेकेंड सेक्स? सेकेंड सेक्स किसने लिखा? तो इसमें ऑप्शन देख ही रहा है, सिमोन डी वीवर ने लिखा है सेकेंड सेक्स। ये एक फेमिनिस्ट राइटर है और ये फेमिनिस्ट लिटरेचर से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिमोन डी वीवर इज अ फाउंडेशनल फेमिनिस्ट थिंकर। फेमस स्टेटमेंट, वन इज़ नॉट बर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। यानी कोई मतलब वुमेन पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। इन्होंने एक टर्म दिया है, वन इज़ नॉट बर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, कैन द सबाल्टर्न स्पीक वाज रिटन बाई? तो इसके राइटर हैं गैथरी स्पिवक, पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, इन्होंने लिखा है ये वर्क। गैथरी चक्रवर्ती स्पिवाक इनका फुल नेम है। क्वेश्चंस वेदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कैन ट्रूली रिप्रेजेंट देमसेल्फ विद इन डोमिनेंट पावर और स्ट्रक्चर। ये आर्ग्यू करती हैं कि क्या जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोग हैं वो खुद के लिए कभी बोल पाएंगे? उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी पावर और स्ट्रक्चर के जरिए उनको चुप कराया गया है, तो क्या वो अपने हक के लिए कभी बोल पाएंगे? इसके बारे में ये इस वर्क में आर्गूमेंट करती हैं और ये नेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैंने आपको पूरा 30 क्वेश्चन करा दिया। ये 30 क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हो गए आपके एग्ज़ाम में। अब कल मैं आपको जो मॉक टेस्ट कराऊंगी वो हमारा 31 से होगा, यानी डेली हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। आप अगर ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। अब कल से मैं आप लोग को 31 क्वेश्चन से आगे करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 30 तक आज हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।